तो पिछले क्लास अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वैसे तो कर ही लिए हम लोग कवर सारा अभी था। ठीक है, कुछ पूछना है क्या किसी को? नहीं है तो चलो आगे बढ़ते नहीं हैं। भाई। देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल थोड़ा सा हमें स्टार्ट किए थे बट इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हम लोग नहीं कर पाए कल क्लास, तो ठीक है कोई नहीं। चलो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन बोल दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आएगा और फिजिक्स में भी आएगा। तो सबसे पहला कल जैसे पूछे थे तुम लोगों से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। पहला तो ये चीज समझो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कोई थ्योरी नहीं है, किसी का दिया हुआ थ्योरी नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और फिर बाद में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा। तो पहला तो ये क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें क्यों का क्वेश्चन नहीं आता। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये होता कैसे है, ये चीज अपने को समझना है। फिर जस्टिफाई करने के लिए ये लोग आए साइंटिस्ट वगैरह। तो पहले तो ये बता दो, तुम ही लोग को बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कोई भी क्विकली। भाई जब किसी मेटल सरफेस पे मतलब कोई लाइट को मतलब फॉल कराते हैं किसी हाँ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, हाँ, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इस बिल्कुल सही फेनोमेनन को बिल्कुल फोटो सही बिल्कुल सही। और फॉल करा रहे तो क्या कोई जरूरी है कि उस मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए? नहीं में मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब हाँ थ्रेशोल्ड बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल से सही मतलब बिल्कुल सही। तो लिखो ज्यादा। क्विकली क्विकली लिखो, डेफिनेशन लिखो लिखो। व्हेन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम लोग आंसर लिख रहे हैं। व्हेन light of suitable frequency when light of suitable frequency when a light of suitable frequency strikes a metal surface, strikes a metal surface, then 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 it may cause, may लिख रहे हैं हम लोग, मतलब डिपेंड करेगा it may cause the ejection of electron, ejection लिखना, ejection of electrons from the metal surface, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है अगर लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का तुम उस पर फॉल करा रहे हो, इंसिडेंट करवा रहे हो। तो यही फेनोमेनन जो है, मतलब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, किसी मेटल पे पड़ा और उसके पड़ने से उस मेटल का कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस फेनोमेनन को जस्ट बोल दिया गया, दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जस्ट डेफिनेशन है, मतलब जो कुछ है नहीं। चलो हो गया, क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पे। अब आ जाओ थोड़ा स्टोरी सुनते हैं हम लोग, मतलब कैसे कैसे इसके बारे में कहानी इसका कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हो, पढ़े होगे तो पता चल गया होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन इसको जस्टिफाई किए थे सही से, और इसी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज भी मिले हुआ था, सिर्फ इस चीज के लिए, सिर्फ इस चीज जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे हो रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी के लिए नोबेल प्राइज मिले हुआ था। 1905 में जस्टिफाई किए थे सर, 1905 का बात है। नोबेल प्राइज। हाँ, इनको नोबेल प्राइज मिले हुआ था इसी के लिए। हाँ इधर है तुम्हारा कहानी, 1921। ये नोबेल प्राइज 1905 में नहीं मिला था शायद, हमको एग्जैक्ट याद है तो 1920 हाँ में वो उन्नीस मिला था शायद। 21 में मिला था। हो सकता है, पता नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं। बट ये जस्टिफिकेशन 1905 में दिए थे। हाँ भाई। ऐसा नहीं कि तुम आज ही जस्टिफाई कर दिया और आज ही तुमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। बाद में फिर लोगों को लगता है कि भाई ये सच में बहुत बड़ा ये था, तो फिर 10 साल बाद लोगों को लगता है नहीं मिलना चाहिए, फिर देता है 10 साल बाद। तुम आज करोगे तो हो सकता है लोग को उतना बड़ा महसूस ना हो, फिर कुछ दिन बाद बाकी लोग को लगता है कि नहीं सच में ये बहुत बड़ा चीज है, तो फिर देता है नोबेल प्राइज। चलो ठीक है। यहाँ तो देखो हुआ क्या, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो तुम डेफिनेशन अभी लिखे हो, इसको ऑब्जर्व सबसे पहले किए थे ये हेनरिच हर्ट्ज, और इनका नाम है हर्ट्ज, 1887 में। ये भी जर्मन के फिजिसिस्ट थे और आइंस्टीन भी जर्मन के फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, दोनों का दोनों। ये 1887 में ऑब्जर्व किए, ये जो देख रहे हो दिए हुआ है, यह हर्ट्ज द्वारा किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है जो बोल रहे, ये आइंस्टीन नहीं किए। ये ऑब्जर्व किए क्या क्या हो रहा, जस्ट देखे और जस्टिफाई करने की कोशिश की थे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा, उसके पीछे का लॉजिक नहीं निकाल पा रहे थे। वही 1905 में आकर के आइंस्टीन इसका लॉजिक दे दी कि भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो क्यों रहा।
तो पहला तो बात ये समझ लो कि ऑब्जर्व किए तुमको क्या क्या दिखा। जो एनसीईआरटी में होपफुली तुम देखोगे 2-3 पॉइंट करके लिखे होगा, 1 2 3 करके लिखे होगे, देखे होगे शायद। जी द जी रिजल्ट ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट वेयर, ठीक है। तो पहले उसको समझते हैं। तो देखो हम क्विकली शॉर्ट में लिखेंगे, हालांकि नोट करेंगे ऑब्जर्वेशन, फिर जाएंगे जस्टिफिकेशन। तो सबसे पहले apparatus तुम समझ पा रहे हो फुली, सिमिलर टू कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, बस अंदर में हम लोग कोई गैस नहीं लेना है इसमें से, वैक्यूम। वहां पे गैस ले रहे थे अंदर में चैम्बर में, यहाँ वैक्यूम ले रहे हैं। देख लो यहाँ दिए वैक्यूम चैम्बर। कैथोड एनोड जो भी बोल लो, ठीक है। इसको हालांकि यहाँ कैथोड एनोड वर्ड यूज नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ मेटल सरफेस और इसको बोलते हैं डिटेक्टर और इसको बोलते हैं एमीटर। हुआ क्या देखो, यहाँ पे मेटल का सरफेस है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइट को फॉल करा रहे हैं। लाइट को फॉल करा रहे, देखो गौर से, अभी अगर देखो तो इसके बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम है तो अगेन वहां पे ही बोलते लोग ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। हाँ लाइट को फॉल कराया ये लोग, हालांकि कलर के सेंस से बोला जाता है, पहले रेड कलर का लाइट फॉलो कराया फिर येलो लाइट, ऐसा कुछ कुछ बोला जाता है, जो बुक वगैरह में पढ़ोगे तो किसी किसी बुक में लिखा रहा। तो ये क्या देखे, कुछ लाइट कुछ खास तरह का लाइट भेज रहे हैं। तो हो क्या रहा है, यहाँ से करंट फ्लो होने लग रहा है। ये आम मीटर जो देख रहे हो, ये करंट शो कर रहा है। ये लाइट हर लाइट पे नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर कलर के लाइट पे हो रहा, मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ हो रहा है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। डाले एक पे डाले, देखें कि भाई आम मीटर करंट शो नहीं कर रहा, मतलब इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा। किसी खास पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है कि भाई यहाँ से करंट शो कर रहा है, मतलब सर्किट क्लोज हो जा रहा है। इसका मतलब इसके बीच में कुछ फ्लो हो रहा होगा जो इस सर्किट को क्लोज कर रहा हो, सर्किट को क्लोज कर रहा होगा। और यहाँ पे एक डिटेक्टर भी लगाया गया पहचानने के लिए ये चीज है क्या जो आ रहा है, सर्किट को क्लोज कर रहा है। ये डिटेक्टर पहचाना कि भाई सच में जो चीज आ रहा है वो सच में वो इलेक्ट्रॉन है। ये डिटेक्टर मतलब ये डिटेक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन ही है, वो इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है मेटल के सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो ऑब्जर्व हो गया कि हाँ भाई किसी लाइट को भेज रहे हैं तो सारे लाइट पे ऐसा नहीं हो रहा है, किसी खास तरह की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ऐसा हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और सर्किट तुम्हारा क्लोज हो जा रहा है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है यहाँ से, तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन तुम लोग जानते हो, बाय कन्वेंशन हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ज्यूम करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट ऐसा होगा ऑब्वियसली, प्लस से माइनस। करंट तो जानते हो तुम लोग, ये प्लस वाला टर्मिनल है, तब प्लस से माइनस जाएगा, करंट ऐसा जाएगा ऑब्वियसली। तो पहला क्वेश्चन अब ये मन में आया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, मतलब कोई लाइट कर पा रहा है एमिशन, कोई लाइट नहीं करवा पा रहा। दूसरी बात देखो यहाँ क्या क्या हुआ, इसको अच्छे से समझना, फिर तुमको इसका असली मतलब समझ में आएगा कितना बड़ा ये डिस्कवरी था आइंस्टाइन के द्वारा या एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद क्या हुआ वो देखो, इंसिडेंट जो लाइट करवा रहे उसका इंटेंसिटी भी चेंज करना शुरू की। अब इंटेंसिटी वर्ड का एग्जैक्ट मतलब हम फिलहाल नहीं बोल पाएंगे तुम लोगों को, वेब पढ़ाएंगे अगर प्रोबेबली फिजिक्स में तो वहां तो अच्छे से बताएंगे। इंटेंसिटी ऑफ ये लाइट, ब्राइटनेस है, मतलब ज्यादा ब्राइटनेस। हाँ अभी कैसे से वही बोलना चाहूँ, पिछले क्लास में तुम लोग बोलती इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस समझो, या सिंपल और तोड़ के बता, तो ये हम बोल रहे हैं ये मेटल सरफेस है। अभी मान लो इसके किसी खास एरिया पे, मेटल प्लेट के किसी खास एरिया पे क्या कर रहे हो, 10 फोटोन इस पे आ रहा है। 10 फोटोन मतलब समझ रहे हो ना, फोटोन पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे, पैकेट, पैकेट ऑफ एनर्जी। तुम लाइट लाए, लाइट का 10 पैकेट तुम 1 सेकंड में से फॉल करा रहे हो। अब क्या करो, 50 पैकेट 1 सेकंड में फॉल करा दो एरिया पे, तो बोलोगे इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। मतलब क्विकली क्या हो रहा है, किसी एरिया पे क्विकली आ रहा है फोटोन, सब ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी आ रहा है। 1 सेकंड के अंदर 100 फोटोन करा दो, तो बोलोगे इंटेंसिटी तुम बढ़ा रहे हो। तो किसी एक जगह पे क्या होगा ना, बहुत ज्यादा फोटोन बहुत जल्दी आने लगेगा, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है पावर बाय एरिया। अगर जस्ट लिखना तो लिख सकते हो कहीं पे, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पावर बाय एरिया होता है इंटेंसिटी। तो किसी गिवन एरिया पे अगर तुम पर यूनिट टाइम ज्यादा फोटोन ला रहे हो, मतलब ज्यादा एनर्जी दे रहे हो पर यूनिट टाइम, मतलब ज्यादा पावर दे रहे हो, तो पावर पर यूनिट एरिया बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। सिंपल मेरा बोलने का मतलब ये हुआ, ये तुम्हारा मेटल प्लेट है, अब तुम इस पे भी आ सकते हो सिंपल सा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही अपैरेटस करे, सिंपल तुम ऐसे भी कर सकते हो। ये लगाने से ये हुआ कि डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाया कि हाँ इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। अब तुम सिंपल समझो मेटल प्लेट है जो दाहिने तरफ बना हुआ, इस पे क्या क्या आ गया, लाइट को फॉल कराया गया। लाइट फॉल कर रहा है तो सच में उसमें फोटोन है, और चिको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पैकेट ऑफ एनर्जी है। ये लोग क्या किए, मान लो स्टार्टिंग में 2 फोटोन आ रहा था पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी बनाने का मतलब हुआ अब इस पे 10 फोटोन आ रहा है पर यूनिट टाइम, ज्यादा फोटोन तुम ला रहे हो पर यूनिट टाइम, तो बोलोगे इंटेंसिटी बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गया तो इससे उन लोगों को दिखा क्या, वो समझो। इससे उन लोगों को दिखा क्या, जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है ना उसका एनर्जी नहीं बढ़ रहा, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, जो इलेक्ट्रॉन उससे एमिट हो रहा है उसका एनर्जी। मतलब
कम इंटेंसिटी वाले पे भी वही हो रहा, ज्यादा वाले पे भी वही हो रहा, इंटेंसिटी का फर्क ही नहीं पड़ रहा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तब इन लोग के मन में ये आया भाई ऐसा नहीं होना चाहिए अगर लाइट को वेव माने तो। क्योंकि इसको कुछ ऐसा समझो, अभी नहीं लिंक कर पा रहा हूँ, तुमको पूरी तरह से पता है, इसको कुछ ऐसा समझो, पानी में कभी पत्थर वगैरह फेंके हो क्या? पत्थर फेंके हो? वेव से हम लिंक करवा रहे हैं। पहला ये समझ लो, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन, यहाँ पे वेव नेचर ऑफ लाइट अगर मानोगे तो तुम ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का ही से ही एक्सप्लेन किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। और पिछला तुम पढ़े थे जस्ट इसके पीछे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में लोग लाइट को एज ए पार्टिकल ही ट्रीट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही कुछ हो रहा है, वेव नेचर से ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। क्यों? समझो इस चीज को, फील करो पहले। मान लो ये पानी है, कुआं है, मान लो यहाँ पे तुम क्या किए, स्टोन फेंके, स्टोन के बगल में मान लो कुछ छोटा सा कागज या कुछ रखा हुआ है, ऐसा कुछ समझो, कुछ रखा हुआ बगल में हल्का सी जो तैर रहा है पानी में। तुम उसके जस्ट बगल में क्या करो, एक बार पत्थर को धीरे से फेंको, नेचुरल चीज है। तो तुम देखो कि पानी थोड़ा हल्का सा थोड़ा कम डिस्टर्बेंस हुआ, जोर से फेंको, ज्यादा एम्पलीट्यूड से पानी तुम्हारा ऊपर नीचे करेगा। पता नहीं समझ पा रहे तुम लोग, नहीं, पानी थोड़ा ज्यादा हलचल होगा, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी से ही हम बोलना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा तो तुम देखोगे क्या, बगल में जो भी कागज ऑब्वियस सा बात है उसका क्या होना चाहिए, वो भी ज्यादा जोर से मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो वेव का, तो वो जिसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है उसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, अगर तुम वेव का बात कर रहे हो। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बाहर निकल रहा था, काइनेटिक एनर्जी उसको बोलेंगे आगे, वो चेंज नहीं हो रहा था। ये लोग बोले भाई अगर लाइट वेव है, हम लोग बोलते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव चिल्लाते हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका ज्यादा एनर्जी उसको निकलना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा था, तो वही प्रॉब्लम आ गया कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें, तो वेव नेचर ऑफ लाइट से फिर तुम अगेन इसके ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। तो 1905 में आया आइंस्टीन, ऑब्जर्वेशन तो ये कर लिए थे, जो दिखा वो दिख गए थे, बट इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये आकर के बोले कि भाई ये जो भी हो रहा है यहाँ पे लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा, लाइट को वेव मानो ही मत जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है तो लाइट को वेव मानो ही मत, पार्टिकल मानो, डिस्क्रीट एनर्जी के टर्म्स में समझो। यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो था ना, उसी का यूज किए एक्सप्लेन करने में ये। आइंस्टीन। और खास बात ये है यहाँ पे प्रूफ भी कर दिए उस पार्टिकल नेचर को, जो वो बोल रहे थे इक्वल टू एच न्यू वगैरह, वो जस्ट मतलब स्टार्टिंग में फील से ही बोले थे, वो खुद भी श्योर नहीं थे प्लांक जब दिए थे। तो बट यहाँ पे आकर के और ज्यादा सपोर्ट मिल गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, हाँ भाई वो सच में सही है, एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी मिल गया, यहाँ लाइट जो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, पहला बात तो ऑब्जर्वेशन पहले हम लिखेंगे क्विकली और फिर वापस से उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तुम लोग वापस से एक बार ये हो जाए, लिखो क्विकली ऑब्जर्वेशंस। डेफिनेशन तो तुम लोग लिखे थे ना, अब यहाँ ध्यान दो, फोटो इलेक्ट्रिक क्यों बोला जाता है, देखो जस्ट इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक्चुअली। देखो तुम क्या करा रहे हो, इस पे लाइट फॉल करा रहे हो, लाइट के लिए वर्ड यूज है फोटो, और इस फोटो से आने से फायदा क्या हुआ, तुम्हारा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। तो फोटो से तुम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिए, जैसे बोलता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटोन से, लाइट के फोटोन से मेरे सर्किट में करंट फ्लो कर गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए इसको बोला है, इस एक्सपेरिमेंट से बोला है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल का, देखो मेटल पे पड़ा लाइट और क्या हुआ, मेटल से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकलने लगा, मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज जस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तुम बोल सकते हो बट इन स्पेसिफिक उसको बोला जाता है क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। हालांकि वो भी इलेक्ट्रॉन ये पहले बोल देते हैं, मत सोचना कि कोई और चीज है, इलेक्ट्रॉन ही है, जस्ट नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हो जस्ट उस डेफिनेशन में, these ejected electrons are known as photoelectrons। डेफिनेशन में जस्ट लिख लो नीचे, पैराग्राफ चेंज कर, these ejected electrons are known as photoelectrons। जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इजेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं फोटो। अब आ जाओ ऑब्जर्वेशंस पे। 1887 में ऑब्जर्वेशन आया था इसका, ऑब्जर्वेशन सबसे पहला लिखो, एनसीईआरटी में दिए हुआ है क्या है वो समझो, ये कुछ ऐसा है
ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, इस पे तुम क्या करो, लाइट फॉल करा रहे हो। ये क्या बोलता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा ना, निकलना होगा तो इंस्टेंटली निकलेगा, मतलब लाइट पड़ा और वो निकल जाएगा, वेट नहीं करेगा, या तो निकलेगा ही नहीं अगर फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं दोगे तो, निकलेगा तो इंस्टेंटली निकलेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा कि ठीक है आ रहा है, हम एनर्जी ले रहे हैं, थोड़ा देर एनर्जी लेंगे फिर हमको एनर्जी उतना मिलेगा। वेव जैसा नहीं करेगा अभी। अगर वेव होता ना तो फिर क्या होता, आता वेव कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करता, कुछ देर लेता एनर्जी, फिर उसको एनर्जी उतना मिल जाता, फिर बाहर निकलता। बट ऐसा नहीं होता, निकलना होगा तो इंस्टेंटली निकलेगा। लिख लो इसमें, सबसे पहला लिखो, as soon as as soon as the light of suitable frequency strikes the metal surface, electrons are ejected instantly. ज्यों ही गिरता इंस्टेंटली वो निकलेगा, अगर निकलना होगा उसको तो। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट दो, निकलना होगा तो इंस्टेंटली निकलेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो, लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाया गया तो देखा गया कि क्या चेंज नहीं हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका एनर्जी चेंज नहीं हो रहा। लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, comma, the kinetic energy of ejected electrons does not change. इंटेंसिटी कितना भी घटा लो बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन को जितना काइनेटिक एनर्जी निकलना उतना ही से निकला, वो चेंज नहीं होने वाला। इस पॉइंट में लिख लिए क्या, पहले बोलो जी मैम। इसमें लिख दो नीचे, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, नीचे लिखना ब्रैकेट करके जस्ट, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड by classical physics, that is wave nature of light. क्लासिकल फिजिक्स जो पढ़ रहे हो उसमें लाइट को जनरली वेव माना जाता है, और वो अगर मानो तो ये ऑब्जर्वेशन हमें नहीं दिखना चाहिए था। लाइट को एज ए वेव मान करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते इन ऑब्जर्वेशन को तुम। थर्ड में लिखो, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ ना, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना मेटल से, उसका नंबर बढ़ रहा है, उनका एनर्जी नहीं बढ़ रहा। अगर तुम ज्यादा इंटेंसिटी भेजोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये होगा। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो बढ़ रहा था जब हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे। लिखो थर्ड में, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, लाइट भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी बढ़ाने पे जो लाइट उस पे जा रहा, उसका इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, अगेन ध्यान रखना, एनर्जी नहीं बढ़ रहा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी। और सबसे लास्ट, जो कि सबसे पहले ही हमारे हिसाब से होना चाहिए था, वो ये है कि भाई लाइट किसी खास फ्रीक्वेंसी का भेज रहे थे ना, तभी इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा था। एक मिनिमम तुम्हें देना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी लाइट का, जिसके लिए वो निकलेगा। थर्ड लिखो, फोर्थ सबसे लास्ट पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी में दिए, एनसीईआरटी का लैंग्वेज देख सकते हो क्या यूज किया, उसको हमारा डेफिनेशन लिखेंगे, लिख लो, फॉर ईच मेटल there exists a certain minimum frequency. For each metal there exists a certain minimum frequency. इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अलग से हम लोग लिखने वाले हैं इसका जो भी टर्म्स वगैरह, तो जस्ट अभी लिखना लिख सकते हो ब्रैकेट में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
हर एक मेटल मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो रेडिएशन का दे रहा हो, जिसके लिए जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो हो पाएगा। देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन to eject electrons from the metal surface। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तुम्हें देना पड़ेगा, उससे कम दोगे तो नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा दोगे तो फिर ठीक है। यानी एक मिनिमम वैल्यू था जिस पे देख रहा था लोग भाई कम से कम इतना ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इससे कम कर रहे फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकल रहा। मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्रीक्वेंसी भेजोगे मेटल पे तो नहीं है, कोई निकल ही जाएगा, उसको एक मिनिमम चाहिए, मतलब एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि निकलने के लिए। अगर वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली ये तुम लोग मुझे देखना है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ऑब्वियसली बिल्कुल। जब एनर्जी तुम्हारे पास एच न्यू है तो ऑब्वियसली अगर तुम बोल रहे हो न्यू मिनिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा भी तुम यहाँ से निकाल ही सकते हो, सी बाय लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। एच खत्म करो, ऑब्वियसली बात है सी कांस्टेंट है, न्यू अगर मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम रहा हो। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कुछ नहीं है लिखने वाले हम लोग। चलो ये तुम्हारा होगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्विकली लिखो कुछ टर्म से रिलेटेड, इससे क्विकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहला लिख लो टर्म्स रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहला लिखो वर्क फंक्शन। सबसे पहला लिखो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको डिनोट करते हैं फाई से। वर्क फंक्शन इसको डिनोट करते हैं फाई से। इसका क्या मतलब वो देखो, उसने सिंपल है, देखो क्या है। ये मेटल सरफेस है, मान लो तुम्हारा मेटल का सरफेस, ठीक है। तुम इस पे क्या कर रहे हो, रेडिएशन ला रहे हो, तो ऑब्वियसली जो रेडिएशन आ रहा है उसका कुछ फ्रीक्वेंसी अपना होगा, ठीक है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ऑब्वियसली उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा तो लेमडा होगा, करस्पॉन्डिंग लेमडा भी होगा। न्यू होगा तो सी बाई कर दोगे तो वो लेमडा आ जाएगा, तो न्यू ही बोल रहे हैं हम लोग, मतलब फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग इसके एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ध्यान रखना, जो तुम लाइट भेज रहे हो इस इफेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उस लाइट के फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा कि भाई एच न्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है। इस इंसिडेंट फोटोन का भी एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए यह मेटल से निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो वह जो मिनिमम एनर्जी इंसिडेंट फोटोन का होना चाहिए सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व हो पाए, हो सच में हो, वह मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। लिखो द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, the minimum energy of the incident photon required to eject electron from the metal surface। यह कोई मेटल का सरफेस है तुम्हारा, ये कोई तुम्हारा मेटल का सरफेस is known as the work function of that metal surface। उस मेटल का कहलाएगा वर्क फंक्शन। तो मेटल के सरफेस पे डिपेंड करेगा ये फाई कितना। जनरली एक्सपेरिमेंटली ये निकलता है, तुम देखो कि कितने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा लाइट ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको क्या करो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। और ये न्यू क्या है, मिनिमम वाला फ्रीक्वेंसी। इससे ज्यादा दोगे ना, फाइव अगर ज्यादा दी फिर तो निकल ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसमें यहाँ पे लगा दे रहे
न्यू मिनिमम, इसको बुक में ऐसे लिखा रहता है न्यू नॉट से, यानी ये बता रहा न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए जस्ट तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो पाएगा। इससे ज्यादा दोगे तो हो ही जाएगा, इससे कम पे नहीं हो पाएगा। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू ये लेते हो, न्यू नॉट लेते हो, तो बोलेंगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक। लिख लो क्विकली, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ज्यादा लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक तुमको नहीं देखने को मिलेगा अगर फ्रीक्वेंसी जस्ट लोगे न्यू नॉट। तब क्या होगा, तब ये होगा, देखना क्या होगा, ये लाइट पड़ा, जस्ट वो मिनिमम एनर्जी लेके आया है, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है उसका। यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पे निकल के और मेटल के सरफेस पे ही पड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। जस्ट निकला और सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल के और मेटल के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि इसको तुम जस्ट अब मिनिमम एनर्जी दो, एक्स्ट्रा एनर्जी दिए कहा कि मूव कर पाए बाहर में काइनेटिक एनर्जी के साथ। अभी तो तुम जस्ट उसको अंदर में जो बॉन्डिंग वगैरह में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, जो भी बोल दो फोर्सेज वगैरह होगा अंदर में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या जो भी बोल लो, उसको जस्ट तुम ओवरकम करके जस्ट बाहर निकाल दियो उसको। तो इस केस में क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक होता है और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। वो जस्ट निकला है और सरफेस पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो लिख लो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट टेक्स प्लेस, जस्ट फोटो यहाँ पे तुम्हारा होगा, ठीक है, जस्ट टेक्स प्लेस। जस्ट निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकल गया और सरफेस पे आकर वो रेस्ट पे रहेगा। लिखना एंड काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, 0 जो इसका स्पीड ही नहीं, हाफ mv स्क्वायर 0 होगा। और जब तुम अपना फ्रीक्वेंसी, यानी अपना नहीं, क्या बोल रहे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसको अगर तुम मिनिमम से ज्यादा कर दी, यानी एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हो उसको एनर्जी, उस केस में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा अभी प्लस उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक तो होगा ही होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होगा, कुछ वैल्यू होगा उसका। यानी इस केस में क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम जो लाइट दे रहे हो उसको मिनिमम रिक्वायर्ड से ज्यादा दे रहे हो, तो मिनिमम वाला तो चला जाएगा उसको निकालने में, और जो एक्स्ट्रा तुम बोनस दियो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर देगा, हाफ mv स्क्वायर। इस केस में क्या होगा देखना गौर से, लिख लो इसमें जस्ट इक्वेशन क्या होगा। तुम क्या किए, एच न्यू एनर्जी किसका भेजे, इंसिडेंट रेडिएशन का, जहां न्यू तुम्हारा बड़ा था किससे, न्यू नॉट से। थर्ड केस का बात कर रहे हैं। अब यहीं पे तुम्हारा मेन फॉर्मूला आने वाला न्यूमेरिकल। एच न्यू तुम दिए, इसमें से एच न्यू नॉट तो उस बेचारे को निकालने में चला गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला गया, प्लस जो एनर्जी बचा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे के मैक्स लगा देना, बताएंगे मैक्स क्यों लगा, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उसका इक्वेशन सॉल्व करते वक्त। यही है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी इसको कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा तुमको बुक में, और तुम यही यूज करोगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए मोस्टली। ये क्या है सच में बताओ, इसको हम फाई बोल सकते हैं, ये वाले चीज को फाई बोल सकते हैं, जब सिंबॉलिकली तुमको यही लिखना है, बट सिंबॉलिकली। अगर क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन इतना है, तो तुम डायरेक्ट इस पूरे टर्म का ही वैल्यू ले लोगे उतना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या कहलाता था, मिनिमम एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी है जो तुम बोल रहे हो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है, जस्ट लिख लो वहीं पे, वर्क फंक्शन को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। हालांकि माइन्यूट लेवल पे जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों पे, बट न्यूमेरिकली हम लोग ले लेते हैं सेम। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको बोला जाता है, लिख लो ऊपर में ही। मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम थ्रेशोल्ड मतलब होता है एक सर्टेन मिनिमम रिक्वायर्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखना, शॉर्ट में लिखना है, फुल समझ पा रहे होगा। और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो तुम लिखे हो ये वाला, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कोई तुम एस से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। सिर्फ फ्रीक्वेंसी है तो बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एस से मल्टीप्लाई कर दिए तो एनर्जी, जानते ही फ्रीक्वेंसी को एस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जस्ट नाम सब दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को हमारे साथ लिख दे लो, एच सी बाय लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सब इंटरचेंजेबल है, फाई दे दे तुमको तो न्यू नॉट निकाल सकते हो, लेमडा नॉट निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला है। ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान देने वाला बात ये है, ये वर्क फंक्शन जो है मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा, कैसा मेटल है, कैसा मेटल है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर जस्ट लिखना तो लिख सकते हो, द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल सरफेस या मेटल। देखना टेबल वगैरह में दिया रहेगा कि इस मेटल के लिए, सोडियम के लिए वर्क फंक्शन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जूल होगा। लेकिन जूल में चूंकि एनर्जी बहुत कम आता है यहाँ पे, तो हम लोग मोस्टली यूज क्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बुक में तुम लोग देखोगे तो सब खुद होगा, यूनिट है जस्ट, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लो या वर्क फंक्शन बोल लो। हम वर्क फंक्शन बोलना प्रेफर करेंगे, पर ठीक है दोनों चलता है, दोनों यूज में। तो ये हो गया। अब चलो, ये इक्वेशन हो गया, ध्यान देना, ये तुम बार बार यूज करोगे, पहले बोलते हैं बार बार यूज करने वाले। अब यहाँ जस्ट देख लो, हम के ई मैक्स क्यों लिखे समझना, के ई मैक्स क्यों लिखे समझना। मान लो न्यूमेरिकली बात करते हैं, मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो इसका वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला करेंगे, इसका मतलब ये 2.5 भी से अगर कम दोगे कुछ नहीं होगा। मान लो अगर कोई हम इस पे लाइट गिराए जिसकी एक फोटोन का एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा किसमें, बोलो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझना गौर से, यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 1.5 EV का आ रहा है एनर्जी, इसको कितना चाहिए निकालने के लिए, 2.5। हम बोल रहे 1.5 EV वाले लाइट को तुम 2 घंटे तक सप्लाई करते रहो, मतलब उसे फॉल करने दो 2 घंटे तक, 4 घंटे तक, 10 घंटे तक। तो वेव नेचर से सोचो ना, तो ऐसा लगेगा यार 1.5 बार बार उसको मिलेगा, तो बार बार मिलेगा तो कभी ना कभी 2.5 तो उसको कंप्लीट हो ही जाएगा, तो क्यों नहीं वो निकल जाता है। वेव जैसा बिहेव ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आ रहा था उस टाइम साइंटिस्ट लोग के सामने। सब लोग के दिमाग में वेव वेव ही था, क्लासिकल फिजिक्स सोच रहा था सब लोग लाइट वेव है, वेव है, वेव है, ठीक है। तो सब लोग यही बोल रहा था भाई 1.5 EV का हम दे रहे, जो 2.5 चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया कि मिनिमम एक चाहिए। तो अगर वेव है ये लाइट वेव तो कंटिन्यूटीज होना चाहिए, वेव ब्रेक कभी नहीं होता, पढ़ोगे वेव में थोड़ा बहुत, वेव ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यू लगातार इसको 1.5 देते जाएंगे तो कभी ना कभी तो इसको 2.5 से ज्यादा मिल ही जाएगा, तो फिर लेके निकल जाना चाहिए कुछ देर बाद। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, निकलना होगा तो इंस्टेंटली निकलेगा।
गया निकला, ऐसा नहीं हो कि ठीक है आ रहा है पूरा जमा कर लेते हैं एनर्जी फिर निकलेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल नेचर को अडॉप्ट करना पड़ा। और क्या बोले आइंस्टीन, सुनना उनका जस्टिफिकेशन सुनना जस्ट थोड़ा सा। वो बोले कि लाइट आ रहा है 1.5 ई का, तो इसका हर फोटोन का कितना एनर्जी है 1.5 1.5 तो कोई भी इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक ही फोटोन के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। तुम भले ही 2 घंटे तक भेज रहे हो 1 लाख फोटोन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कारण एक ही फोटोन से इंटरेक्ट कर पा रहा है। तुमको लग रहा है कि हम बहुत सारा फोटोन भेज दिए, बहुत सारा एनर्जी भेज दिए, 1.5 प्लस 1.5 का मल्टीपल भेज रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इसका इंटरेक्ट कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को कितना मिल पा रहा है एनर्जी 1.5 ही मिलेगा। तुम लाख भेजो, करोड़ भेजो, 10 घंटा 20 घंटा 25 घंटा कितना ही भेजो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1.5 भेजोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमको देखने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि वह वजह ऐसा नहीं है कि सारा फोटोन कंटिन्यूअसली एक ही इलेक्ट्रॉन को आकर के एनर्जी देते जाएगा, डिस्क्रीट है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। और ना 12th के बोर्ड में सब लिखा हुआ है फिजिक्स में, यही चीज रिपीट है वहां। 10th वाले में नहीं लिखे हुआ है, केमिस्ट्री में उतना ये डीप करके यही चीज वापस रिपीट किया जाएगा 12th में, और क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से बोले पार्टिकल मानो और एट ए टाइम एक ही इंटरेक्ट कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो 1.5 आया, इसको चाहिए 2.5, कुछ नहीं होगा। अब अगर तुम इसको कर दिए 3.5, तो 3.5 का एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, उसको 2.5 चाहिए, 2.5 दे दिया, बच गया कितना 2.5 3.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो है इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से इलेक्ट्रॉन है उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ रहा है, मतलब वेलोसिटी के साथ आ रहा है बाहर, कुछ स्पीड लेके आ रहा है, अगर तुम 2.5 से ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो यह भी तुम वेव रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ये लिखा हुआ है 12th के फिजिक्स पढ़ना, कभी पढ़ना हो तो लिखा हुआ है कि हम लोग 10 घंटे तक भी भेज रहे हैं 1.5 का, तो 2.5 नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, कंटिन्यूअस अगर है एनर्जी, तो लगातार एनर्जी दे रहे हैं 10 घंटे तक, एनर्जी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा स्टोर होते होते इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक मिल ही नहीं रहा था। यानी वहां से पता चला कि भाई डिस्क्रीट सेंस में ही है, अलग अलग इंडिविजुअल टाइप से इंटरेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कि सारा का सारा फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को मिल जाए। तो यहाँ से भी यह कंफर्म हो गया कि जो लाइट है उसके अंदर एनर्जी पैकेट है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। और इसी के लिए फिर इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला ये आइंस्टीन को। तो तुमको सुनने में भी लग रहा है बहुत नॉर्मल सा बात है, बट ये चीज बहुत बड़ा बात रहा होगा इस टाइम बोला गया होगा, बहुत ज्यादा मतलब इस पे लेकर के बाद में डिलेमा जैसा हो गया। लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, पार्टिकल भी है, बात सही भी अभी तक यही ये भी चीज है, लोग यही बोलता है लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। जहाँ पे वेव से एक्सप्लेन हो पा रहा वेव से एक्सप्लेन कर लो, जो ऑब्जर्वेशन उसके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है पार्टिकल नेचर से करो, जहाँ पे जो सूट करे। जैसे बताते हैं एग्जांपल सिंपल सा, तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डीप में नहीं गए थे। वह फेनोमेनन ऐसा है, वह फेनोमेनन ऐसा है जिसको तुम पार्टिकल मानो अगर लाइट का, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वहां पे वेव नेचर मानना पड़ेगा लाइट का। यहाँ पे आए फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट को वेव मानो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, पार्टिकल मानना पड़ेगा। तो लाइट अभी भी वेव भी है पार्टिकल भी है, डुअल नेचर, जहां पे जो मान के एक्सप्लेन हो रहा है एक्सप्लेन कर दो। तो अभी भी यही साइंटिस्ट लोग ये कंसिडर किए भाई लाइट दोनों है, जो ऑब्जर्वेशन अपने को वेव से एक्सप्लेन हो रहा मान लो वहां पे लाइट वेव है, जहां पे देख रहे हो कि लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल जैसा माने तो ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई हो पा रहा है, पार्टिकल मान। तो यहाँ से यह थ्योरी आइंस्टीन का जो ये है तुम्हारा, ये वो फोटो इलेक्ट्रिक का लेकर जो कंसेप्ट दिए, जस्टिफिकेशन दिए, ये प्रूव कर दिया लाइट के पार्टिकल नेचर। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से प्रूव हुआ, ये कौन प्रूव किया लाइट के पार्टिकल नेचर को, तो बोलोगे आइंस्टीन। पार्टिकल नेचर का बात फर्स्ट टाइम प्लैंक किए थे, बट वो प्रूफ नहीं दे पाए थे, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल गया यहाँ से और प्रूव हो गया कि लाइट के पास सच में पार्टिकल नेचर की, इस इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। जस्ट लिखना है तो लिख लो, ठीक है, लिख सकते हो। ये जो इफेक्ट है ये प्रूव करता है कि लाइट जो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव कर दिया। मीटिंग एंड होने वाला है, वापस से हम लिंक भेजेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करना है बेसिक, ठीक है, फिर हम लोग